नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना के संबंध में मंत्रालय से आपात बैठक की है और बता दें कि अद्यतन स्थिति में जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हरदा के आसपास के क्षेत्र से एम्बुलेंस हरदा पहुंचाई जा रही है। इसी के साथ ही हेलीकॉप्टर की व्यवस्था के लिए भी सेना से संपर्क किया गया। भोपाल इंदौर में मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को तैयार रखने के निर्देश भी दिए हैं। कुलदीप अभी हरदा राजू अग्रवाल पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। तो कुछ जमते कुछ फूटा यार जी है ना। ये क्या मालूम क्या हुआ है। कंपनी है ये हरदा में पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है। ये देखो ये धुआं हरदा से 4 किलोमीटर दूरी पे आग लगी है। यहाँ कच्चे मजमा जो अरे इधर का तो देख माहौल ही बदला गया, पूरा एरिया ही दिन में रात हो गई। उधर देख उजाला है पूरा, देखो ना सूरज को ढक दिया। अरे उधर उजाला है और मोड़ ले गाड़ी मोड़ ले, वो गाड़ी मोड़ ले, वो गाड़ी मोड़ ले। भाग इमरान, ए भारे हो रे।
हरदा में एक बड़ी दुखद घटना घटी है। एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है, जिसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई से मंत्री राव प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को स्पॉट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में हैं कि हर हालत में किसी भी तरह सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके। जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपये प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति न हो। और इसमें इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आग पर काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना के बाद इस पे जो प्रबंधन हो सकता है वो सब प्रबंधन में लगे हुए हैं। भोपाल से खबरें जब पर हरदा की घटना पर बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा। हरदा की घटना दुखद है, काफी लोग हताश हुए हैं, ऐसे कुछ की मृत्यु भी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने सभी व्यवस्था को तत्काल लागू किया, पूरा प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है। CM पूरे समय मॉनिटर कर रहे हैं, वहीं सबसे पहले परिस्थितियों पर कंट्रोल करना है। CM ने सबसे पहले आग पर काबू पाए जाने बचाने की काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने 1 सेकंड बिना देरी के सबसे पहला काम उस पर काबू पाना और अपने लोगों की जान बचाना। बाद में फैक्ट्री कानूनन अवैध जो भी होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत कठोर निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा हुआ होगा तो कोई भी इसमें जिम्मेदार होगा, वो नहीं बचेगा। सर, जयवर्धन सिंह जी का नहीं, मैंने कहा ना कि अभी तो सबसे पहला काम है जो विस्फोटक के कारण से परिस्थिति बनी उस पर कंट्रोल किया जाए। उसके कारण से जो आग फैली उसको कंट्रोल किया जाए, जिसमें सफलता सारे प्रशासन तंत्र की तैयारी के साथ उसमें हुई है। जो हमारे बंधु हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं, ऐसे सभी बंधुओं को सरकार उचित प्रावधान, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनको शासकीय सहायता वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता के साथ गंभीरता से उस पर काम कर रहे हैं। चलिए भाई शुरू करें सर। आज मध्य प्रदेश में हरदा के अंदर एक दुखद घटना हुई है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के कारण बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं और कुछ भाई और बहनों की मृत्यु भी इस घटना में हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रति बहुत संवेदना व्यक्त करता हूं। हम सब लोग उनके साथ में इस दुख की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सक्रियता के साथ और संवेदनशीलता के साथ NDRF की टीम से लेकर के बर्न यूनिट, एम्स, बाकी सारे हॉस्पिटल्स में जो व्यवस्थाएं तत्काल प्रभावी की जा सकती हैं,
सरकार ने उन सारी व्यवस्थाओं को किया है। आपात बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है। ACS, होम, हमारे मंत्री और कई प्रमुख लोगों को टीम वहाँ तत्काल पहुँची है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से भी हमारे संभाग के प्रभारी और पदाधिकारियों को भी तत्काल उस काम में वहाँ लगाया है और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम में लगा है कि हर प्रकार से कैसे ही उस घटना को जो हुई है उस पर जो आगजनी जिस प्रकार से वहाँ पर बड़े पैमाने पर आग फैली उसको रोकने का प्रयास प्रशासन ने गंभीरता से किया है। डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, एम्बुलेंस वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ यहाँ से भी गई हैं और नर्मदापुर, बैतूल, इंदौर इधर से भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की हैं। चीफ सेक्रेटरी से लेकर के बाकी सारे लोग उस घटना को लेकर के मुस्तैदी के साथ तैयारी में जुट गए। लेकिन घटना बेहद दुर्भाग्यजनक है कि जिसके कारण से अभी मैंने कलेक्टर से भी बात की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, तो मुख्यमंत्री तो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो अभी जो जानकारी में कि 6 लोग की दुखद मृत्यु हुई है और 50 के करीब लोग जो घायल हुए हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं, 59 के लगभग जो लोग हैं। तो सभी परिवारों के प्रति संवेदना के साथ पूरा प्रशासन और शासन बचाव कार्य में गंभीरता के साथ जुटा है। हाँ, घायल वगैरह सारे घायलों के बारे में भी पूरा तैयारी भी हो रही है, उनको जो सुविधाएं मिल सकती है। प्रशासन बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। लेकिन घटना दुर्भाग्यजनक है क्योंकि अचानक इस प्रकार से आग लगी और उसके कारण से वहाँ फैक्ट्री में जो लोग थे और आसपास भी जो फैक्ट्री के मजदूर भाई बहन जो कुछ रहने लगे तो वो भी इसके कारण से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन और शासन माननीय मुख्यमंत्री की गंभीरता के साथ उस काम में लगे। जैसा कि अभी कलेक्टर सर का मैसेज आया था और ये हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है, तो इसमें हमने सभी लेवल्स पे तैयारियां शुरू कर दी है। भोपाल से 8 एम्बुलेंसेज रवाना हो चुकी हैं और हमारे जो 108 के कोऑर्डिनेटर हैं वो खुद बर्न के लिए जो कंज्यूमेबल्स है उनको लेके वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा हमीदिया अस्पताल और एम्स और साथ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भोपाल में भी अलर्ट जारी किया गया है और हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज में बर्न वार्ड और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है बर्न के उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। हालांकि उनकी बर्न यूनिट छोटी है पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो दूसरे इमरजेंसी वार्ड्स और दूसरी जगह पर भी इनको एक्कोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज से एक चिकित्सकीय दल भी वहाँ पे भेजे जाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और शीघ्र हम ये दल भी वहाँ भेज पाएंगे। सर, इंदौर भी रेफर किया जा सकता है मरीजों को अगर संख्या बढ़ती है तो? अगर वहाँ से, क्योंकि हरदा से भोपाल और इंदौर लगभग बराबर डिस्टेंसेज में है, तो इंदौर में भी इसकी व्यवस्था हो सकती है। आपकी बात हुई इंदौर भी लगातार अच्छा संपर्क में है? हम लोग जो है संचालनालय भी हमारा जो डायरेक्टरेट है और जो NHM हेडक्वार्टर्स है वो भी लगातार टच में है और वो लोग इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है। हाल से खबर है जहां पर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल ने कहा है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। मध्य प्रदेश में इसके प्रवेश करने पर महिला कांग्रेस की सक्रिय भूमिका रहेगी। न्याय यात्रा के दौरान राहुल जी को सभी पृष्ठभूमि के लोगों समेत महिलाओं से भी मिल रहे हैं। वह महिलाएं तब पहुंचकर उनके विचार सुन रही हैं। उन्हें महिलाओं से विभिन्न सुझाव मिले हैं। इन सुझावों को महिला कांग्रेस नारी न्याय के रूप में अपनी मांगों को रेखांकित कर रही है। बात पहले भी की थी और अभी भी है। मेरा ये मानना है कि जो महिलाएं पूरे लोकसभा क्षेत्र में काम कर रही हैं, सक्रिय हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। और इसमें बात प्रतिशत की नहीं होती, बात इस बात की है कि जो महिला हमारी लगातार काम कर रही है, लगातार संघर्ष कर रही है, उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए।
कि जो न्याय की बात है, नारी न्याय की वो जो बात कर रहे हैं, उनकी उस न्याय की बात को महिला कांग्रेस समर्थन करती है। और उनकी घर चलाने में मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है, उसके कारण महिलाओं को अपना घर चलाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर, खाद्य तेल, किराने का सामान आदि वस्तुएं जो लगातार महंगी हुई हैं, और इसके पीछे जो टैक्स लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसके कारण महिलाएं आज बेहद परेशान हैं। महिला कांग्रेस ये मांग करती है कि महिलाओं को इस परेशानी से बचाने के लिए केंद्र सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए। और इसके साथ ही कांग्रेस न्याय यात्रा महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण की बात कर रही है। कांग्रेस शासन के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए अधिकांश स्वास्थ्य प्राथमिक प्रसव केंद्र या तो बंद हो गए हैं या मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण के साथ संचालित हो रहे हैं। आज देश में 15 से 49 वर्ष की अधिकांश 57% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। केंद्र सरकार को खास तौर से ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पैकेज लाने की आवश्यकता है। भारत में बहुत जगह हमने बहुत बार सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा शौचालय बनाने की बात की, स्वच्छता की बात सुनी, लेकिन आज भी अधिकांश सार्वजनिक स्थलों पर शौचालयों की कमी है और महिलाएं जिन गंभीर संबंधित समस्याओं से जूझ रही हैं, आज उस पर भी बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये कहा जाए, स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं का अभाव है। राजनीतिक सशक्तिकरण, जैसा कि हमारी प्रभारी आदरणीय ममता जी ने बात की कि बात तो बहुत हुई महिला आरक्षण अधिनियम की, लेकिन जिस तरह से लॉलीपॉप के रूप में इसे दिखाकर मोदी जी ने छोड़ दिया है, आज कहीं से कहीं तक किसी भी महिला को ये नहीं पता कि ये महिला आरक्षण विधेयक कब पास होगा, कब लागू होगा, इसकी कोई भी ना तो गारंटी है और ना ही ये दूर दूर तक शुरू होते दिख रहा है। इसी तरह हिंसा के खिलाफ संरक्षण, भाजपा सरकार में जिस तरह से महिला ममता जी ने बात की, भाजपा सरकार में महिलाओं को जो न्याय मिलने में देरी हो रही है, ये भी न्याय यात्रा का एक अंग है कि महिलाओं को जब उनके प्रति अत्याचार होते हैं, महिलाओं की गरिमा पर आघात होता है, तो उन्हें न्याय मिलने में जो देरी होती है, वो भी एक उनके साथ बहुत संवेदनशीलता से व्यवहार होना चाहिए और न्याय मिलने में कतई देरी नहीं होनी चाहिए। महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना हमेशा कांग्रेस ने इसको प्रोत्साहित किया है। भाजपा नेता अपने संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप अपने मन की बात कहने वाली महिलाओं के खिलाफ सख्त गैरकानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हम इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। महिलाओं को भी उनके निजी जीवन के सभी पहलुओं में संवैधानिक सुरक्षा, सम्मान सुनिश्चित किया जाए। ये महिला कांग्रेस आज यहाँ इस राहुल जी की यात्रा का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम समर्थन भी करते हैं और जो बिंदु आए हैं उनको हमने आपके सामने रखा। और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का महिला कांग्रेस के पोस्टर का हम लोग विमोचन करेंगे। आप यदि उसके पहले प्रश्न करना चाहते हैं तो हम पहले आप प्रश्न ले लें, उसके बाद हम विमोचन करेंगे। जी आपसे धन्यवाद। सम्मानित पत्रकार साथियों, हमारे मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस की प्रभारी आदरणीय ममता शर्मा जी मध्य प्रदेश पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। इस पत्रकार वार्ता का जो महत्व है आज इसलिए है कि आज राहुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, जहां वे सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे सभी साथियों का यहाँ उपस्थित होने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही श्रीमती ममता शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं और ममता जी पूरे प्रदेश में हर जगह पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसी को लेकर उससे संबंधित कुछ चर्चा आपसे करना चाहती हैं। मैं सर्वप्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती विभा जी को माइक देना चाहूँगी, उसके पश्चात ममता जी आपसे रूबरू होंगी। धन्यवाद। सम्मानित पत्रकार साथियों, हमारे मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस की प्रभारी आदरणीय ममता शर्मा जी मध्य प्रदेश
कांग्रेस कमेटी के मीडिया की उपाध्यक्ष आदरणीय संगीता शर्मा जी, साथियों आज हम जो यहाँ पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, आदरणीय अलका लांबा जी ने पूरे देश में, आज उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में पत्रकार वार्ता की है और सारे देश के सभी राज्यों में जो राजधानी है, राजधानी में हर प्रदेश की महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं बिंदुओं को लेकर आज यहाँ पर सभी अपने अपने प्रदेश में पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। इस पत्रकार वार्ता का जो महत्व है आज इसलिए है कि आज राहुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, जहां वे सभी तरह के, सभी पृष्ठभूमि के लोगों से मिल रहे हैं। वे महिलाओं से, हर प्रदेश की महिलाओं से मिल रहे हैं और निश्चित तौर से महिलाओं को के जो न्याय की बात है, नारी न्याय की वो जो बात कर रहे हैं, उनकी उस न्याय की बात को महिला कांग्रेस समर्थन करती है और उनकी यात्रा के दौरान जो बिंदु सामने आए हैं उनको लेकर आज हम आपके सामने हैं। आज इसी तारतम्य में यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा महिला कांग्रेस एक पोस्टर का भी विमोचन कर रही है। आदरणीय ममता जी तो आपको संबोधित करेंगी ही, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आर्थिक सशक्तिकरण के, समान काम समान वेतन, सामाजिक सशक्तिकरण और शिक्षा, जिससे हर प्रदेश, पूरे देश में हर प्रदेश की महिला जो प्रभावित होती है उसके प्रति न्याय को लेकर राहुल जी जो बात कर रहे हैं। तो सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। असल में जब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी एक बार भोपाल आई थी। उस टाइम यहाँ बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी और बहुत महिला अत्याचार हो रहे थे, तो मैंने एक जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा था और मुझे लगा कि महिलाओं की हालत यहाँ अच्छी नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि जहाँ महिलाओं की हालत अच्छी नहीं है वहाँ किसी की भी हालत अच्छी नहीं। तो आज का जो ये पीसी रखी है, आप लोगों को तकलीफ दी है हमने, वो इसलिए दी है कि राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और राहुल जी ने उसमें महिलाओं को भी पूरी भागीदारी दी है और ये कहा है कि सशक्तिकरण तो महिलाओं का हो ही रहा है, लेकिन हर तरह का सशक्तिकरण, राजनीतिक रूप से भी, शिक्षा में भी, समाज में भी, तो आज उसी पे ये पीसी है। और मैं ये कहूँगी कि आज जो महिलाओं की दुर्दशा है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है हमारे भारत के लिए। आप अगर देखें तो बीएचयू में किस्सा हुआ, महिला के साथ जो अत्याचार हुआ, उसके बाद बिल्किस बानो को न्याय मिला 11 साल बाद। अभी कल मैं एक टॉक शो में गई थी, पुलिस का टॉक शो था, और उसमें जब मैंने देखा तो वहाँ एक पुलिस कमिश्नर महाराष्ट्र की थी, मीरा जी। उन्होंने बताया कि एक रेप हुआ महाराष्ट्र में कार में और 8 साल की बच्ची थी, उसको न्याय कब मिला? 11 साल बाद। जब आदमी भूल चुकता है, लड़की भी बड़ी हो चुकती है, तो जैसा भी है मैं समझती हूँ, मैं जब आयोग में थी तो मैंने महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की सिफारिश की थी और वो फास्ट ट्रैक कोर्ट आए भी, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। तो मैं जजेस से भी, माननीय जजेस से भी बहुत बहुत निवेदन करूँगी कि जो महिलाओं के खिलाफ केस हो रहे हैं इनमें वो न्याय जल्दी दें, फैसले जल्दी दें, ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके। तो आज हम इसीलिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये राहुल जी ने बहुत अच्छा एक पोस्टर निकाला है यात्रा के साथ साथ। तो मैं समझती हूँ कि यही वक्त है कि महिलाओं के लिए हमें लड़ा जाए। अभी केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण किया, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो आरक्षण सिर्फ बिल पास होके ही रह गया। उसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है, उसको क्रियान्विति देना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम क्रियान्विति नहीं देते तो उस आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आरक्षण तो तभी हो गया था पंचायती राज में, लोकल बॉडीज़ में, सब में।
लेकिन अब जो पार्लियामेंट और असेंबली का आरक्षण है वो मोदी जी ने सब महिलाओं से वादा किया है। तो मैं समझती हूँ कि उनको अपना वादा पार्लियामेंट इलेक्शन में ही पूरा करना चाहिए। ये पार्लियामेंट आ रही है, इसमें 33% महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं सशक्त हैं, जो काम कर सकती हैं और नहीं भी हैं, और अगर वो जीत सकती हैं तो उनको भी टिकट मिलना चाहिए, ताकि महिलाओं का प्रेजेंटेशन बढ़े। और मैं आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, और ये पूरा हिंदुस्तान नहीं, दुनिया भी जानती है। तो आप लोग को जिस तरह से, मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँगी कि धड़ल्ले से बात रखनी चाहिए, वो आप रखें, क्योंकि किसी के दबाव में आने से या कुछ होने से कुछ नहीं होगा। और मेरा मानना ये कि अगर आप लोग खड़े हो जाएंगे इस मामले में तो ज़रूर महिलाओं को न्याय मिलेगा। पुरुषों को तो मिल ही रहा है, लेकिन महिलाओं को भी न्याय मिले, ये अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हमारा जो मेन इशू है वो यही है कि जो महिलाएं तड़प रही हैं, जो गरीब हैं, जो रसूखदार हैं, उनको तो फिर भी न्याय मिल जाता है। जो गरीब हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, ऑफिसर्स में सुनवाई नहीं होती, राजनीतिक रूप से सुनवाई नहीं होती, आर्थिक रूप से सुनवाई नहीं होती, मेरा इतना सा मतलब है कि उनको न्याय मिले, ये हम चाहते हैं। तो राजनीति में आर्थिक रूप से महिलाएं समाज में जब आगे आएंगी तो मैं समझती हूँ कि एक अजीब सा बदलाव आपको नज़र आएगा। इंदिरा जी थी, इंदिरा जी ने बहुत काम किया महिलाओं के लिए भी, और सोनिया जी ने भी बहुत काम किया, और हमारे राहुल जी जो एक महिलाओं के लिए खड़े होके और यात्रा निकाल रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। और राहुल जी की एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि उनका एक ही नारा है, डरो मत। और ये सही बात है, बिल्कुल निडर होके अगर हम काम करेंगे तो ज़रूर किसी न किसी मंजिल तक हम ज़रूर पहुँचेंगे। और पोस्टर का विमोचन अच्छा, समान वेतन और ये जो राहुल जी की न्याय यात्रा है, उसमें न्याय, महिलाओं को हर क्षेत्र में न्याय दिलाने के लिए ये यात्रा समर्थन भी कर रही है, और जहाँ पर न्याय नहीं मिल पा रहा है उसके लिए मांग भी करती है। इसमें जो मांगे सामने हैं उसमें आर्थिक सशक्तिकरण की बात है। आर्थिक सशक्तिकरण केवल यह नहीं है कि महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएं, लेकिन लगातार महंगाई के कारण महिलाओं को घर चलाने में, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है, उसके कारण महिलाओं को अपना घर चलाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर, खाद्य तेल, किराने का सामान आदि वस्तुएं जो लगातार महंगी हुई हैं, और इसके पीछे जो टैक्स लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसके कारण महिलाएं आज बेहद परेशान हैं। महिला कांग्रेस ये मांग करती है कि महिलाओं को इस परेशानी से बचाने के लिए केंद्र सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए, और इसके साथ ही हरदा में हुई घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि हरदा में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसके कारण आज हमने दीवार लेखन के कार्य को स्थगित किया है, और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। राहत कार्य का कार्य जारी है। मित्रों, हरदा में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, बहुत दुखद घटना हुई है। इसके कारण हमने आज दीवार लेखन के काम को स्थगित किया है। सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तत्परता पूर्वक कार्रवाई की है। हर संभव उपाय राहत देने के किए जा रहे हैं। घायलों का भी ठीक से इलाज हो, इसकी व्यवस्था उन्होंने की है, और लगातार मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग के काम में लगे हैं। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री उदय प्रताप सिंह जी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी घटना स्थल पर गए हैं। मैं
प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। भोपाल से खबर है जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। पीसीसी में भोपाल लोकसभा समिति की बैठक शुरू हो गई है। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, जीतू पटवारी समेत भोपाल सभा के सभी नेता भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह पहुंचे पीसीसी दफ्तर। कुछ देर में पहुंचेंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उमंग सिंगार। हरदा की जो फैक्ट्री है बहुत जघन्य घटना है। सरकार की लापरवाही जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण का जो करप्शन है वो एक बार फिर सामने आया है। जो मौतें हुई हैं ये सरकारी मौतें हैं। मैं मानता हूं कि सरकार के लापरवाही से मौत हुई, इसमें उन पर मुकदमा कलेक्टर पे, प्रशासन पे और संबंधित अधिकारियों पे लगना चाहिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल युवाओं की जो हालात इस प्रदेश में और इस देश में है, सबसे बड़ा बेरोजगार देश हमारा है, सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश हमारा है। मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा अगर धार्मिक अफीम पिलाकर बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है सरकार, कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये देश के भविष्य के लिए खतरा है। अरे यार अभी तक इससे मत क्या देगा किधर बीजेपी वालों में यही चीज अच्छी है। जी भैया बैठक करें। मैं अनुरोध ये कर रहा था कि आज हमारे प्रभारी मंत्री जी आ रहे हैं। प्रभारी जी जितेंद्र सिंह जी आए हैं, पूर्व मंत्री जी। उन्होंने लोकसभा वाइज समन्वय समिति की मीटिंग, क्या रणनीति होनी चाहिए, लोकसभा में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, क्या मुद्दे हो सकते हैं और लोकसभा में परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी कैसे जीते, इन सब को लेके समन्वय समितियों के प्रमुख नेताओं से बात कर रहे हैं। हमने ग्वालियर में करीब 4 लोकसभा की मीटिंग की, उज्जैन में करीब 6 लोकसभा की मीटिंग की और आज और कल में यहाँ 7 लोकसभा की है। ऐसे हर लोकसभाओं की मीटिंग में वो खुद जाकर अपनी बात कार्यकर्ताओं सीधे कर रहे हैं। मैं समझता हूँ लोकसभा को लेकर पार्टी की गंभीरता है। हम अच्छे रिजल्ट आए, 15 से 17 सीट कांग्रेस हर हालत में जीते, इसका प्रयास है। हादसे ने पेल्टाबाद कांड की याद दिला दी है। जी हाँ, क्या हुआ था पेल्टाबाद में? मामला 12 सितंबर 2015 का है, जहां सुबह एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में 79 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 150 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये विस्फोट मकान में अवैध रूप से रखी जिलेटिन राड़े और डेटोनेटर के चलते हुआ था। हादसे में चारों तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ था। इसमें मुख्य आरोपियों पेल्टाबाद निवासी राजेंद्र कासवा को बनाया गया था, जिसकी भी इस विस्फोट में मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश में फिर आदिवासियों का हक छीना जा रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अभी भाजपा ने जो अनुसूचित जनजातीय उप योजना का जो पैसा है, ट्राइबल सब प्लान का पैसा, जो कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए उपयोग होता है, उनके रोजगार के लिए उपयोग होता है, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयोग होता है, उसमें से 207 करोड़ निकालकर दूसरे विभाग को दे दिए हैं। क्या ये मैं मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि ये क्या सही है? क्या ये आदिवासियों के साथ न्याय है? और जब 11 तारीख को प्रधानमंत्री जी मोदी जी झाबुआ आ रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं ये उनसे सवाल करूंगा कि इस तरह का अगर आदिवासियों का हक निकाल कर दूसरे विभागों को दिया जाए, क्या वो सही रहेगा? और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि झाबुआ में उनका 11 तारीख को बिल्कुल स्वागत है और 11 तारीख को ये भी बात रखी जाएगी कि किस तरह से झाबुआ और बाकी आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है।
बोरी क्षेत्र में ही एक ऐसा हादसा हुआ जहां पर जब वन अधिकार पट्टे नहीं दिए गए और उसके कारण 2 आदिवासियों ने जहर खा लिया। तो क्या यह आदिवासियों के साथ सही हो रहा है? और इसका जवाब निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी को भी देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा दूसरे विभाग में उपयोग करा है, ये आदिवासियों के साथ पूरी तरह से जाती कर रही है सरकार, और ये हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। आज से हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में भी आज सुबह से ही विद्यार्थी अपने अपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। जिले में लगभग 46,000 बोर्ड परीक्षार्थी आज अपना पहला पेपर देने के लिए अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। जबलपुर में 104 सेंटर बोर्ड परीक्षाओं के लिए बनाए गए हैं, जिसमें से 56 परीक्षा केंद्र ग्रामीण अंचलों में है, तो वहीं 48 परीक्षा केंद्र शहरी क्षेत्र में बनाए गए हैं। ये आ जाओ। कैमरे की यहाँ मतलब में दिखा रही हूँ जी स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर मत फोकस। नहीं बिल्कुल नहीं मैम, खुद देख लीजिए, दूर ही है। हाँ गाँव तो है, अभी दिलक के चले जाइए। सर आज से बोर्ड एग्जाम चालू हो गए 10-12 के, किस तरह की पूरी तैयारी है, क्या नवाचार किया गया है? माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की परीक्षा आज से चालू हो गई है। कक्षा 12वीं की परीक्षा कल से है। आज हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है। 104 परीक्षा केंद्र हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं ठीक से की गई हैं। केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, इन्विजिलेटर और सभी केंद्रों के लिए एक एक कलेक्टर प्रतिनिधि भी नियुक्त हैं, जो थाने से गोपनीय सामग्री निकालने के साथ केंद्र तक जाएंगे और 1 घंटे परीक्षा का निरीक्षण करेंगे। 10 बजे तक रुक के और फिर निकलेंगे और मोबाइल फ़ोन सबके बंद रहेंगे। केवल कलेक्टर प्रतिनिधि का मोबाइल फ़ोन चालू रहेगा और उस फ़ोन से वो ट्रैक भी होंगे कि थाने से कब पेपर निकले और कब पहुंचा। और इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि परीक्षा केंद्र पर कंट्रोल रूम में क्वेश्चन गोपनीय सामग्री नहीं खुलेगी। गोपनीय सामग्री सीधे परीक्षा कक्ष के अंदर ही खुलेगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है और बहुत सारे लोग जो मोबाइल पर गोपनीय सामग्री के प्रसारण और उसके बारे में जो अलग अलग भ्रांतियां फैलाते रहते हैं, उसके नियंत्रण के लिए भी शासन स्तर से साइबर सेल और पुलिस की सहायता ली गई है कि कोई भी भ्रामक समाचार ना फैलाए। सर सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है? सीसीटीवी कैमरे हमारे सभी 104 केंद्रों पर हैं और केंद्राध्यक्ष उनसे निगरानी रख रहे हैं पूरी।
जबलपुर किसान की जमीन पर ही सरपंच ने ही बनाकर रख दिया है तालाब निर्माण। और मध्य प्रदेश में एक तरफ सीएम किसानों को मुआवजा देने को लेकर हर तरह की मदद देने की बात करती है, तो दूसरी तरफ ग्रामीणों के कुछ अधिकारी जमीन हड़पने का कार्य करते हैं। जबलपुर तहसील शाहपुरा के अंतर्गत आने वाला ग्राम सुनवारा में ही 60 वर्षों से लगातार किसान कार्य करते चला आ रहा है। ये जमीन पुरान लाल कोरी एवं छबीलाल कोरी के नाम पर है और उनके पिताजी का नाम तुलसीराम कोरी है। वहीं 1971-72 के अनुसार उनका रकबा नंबर 467 है और खसरा नंबर 386 और 383, 385 है। तो और न्यायालय में पंजीयन भी है। इसके बावजूद आज भी तालाब बनाने का कार्य जल्दी से जारी है। तो मैं तो आके खेती करत कहाँ रहे? ठीक है भाई। ये बताए क्या है क्या? मैं आज जबलपुर कलेक्टेड आया था जल सुनवाई में। मैं ग्राम सुनवारा चरगुआ तहसील छपरा का निवासी हूँ और मेरी जो जमीन है वो ग्राम सुनवारा में है, जो सरपंच महोदय जी के द्वारा जबरदस्त तालाब का निर्माण करवाया गया, वो जमीन मेरी है। और जो जनपद पंचायत छपरा के हैं एडीओ वगैरह, वो भी उन्हीं के साथ हैं। और सरपंच महोदय जी घर नहीं है, वो एडवोकेट भी हैं, वकील हैं। और मैं जब से इनने तालाब का निर्माण कराया, जब से मैं सभी अधिकारी संबंधित अधिकारियों को आवेदन देता है, ऊपर आज तक कोई सुनवाई नहीं। मेरी पूरी एक मतलब 16 एकड़ जमीन थी वहां सुनवारा चरगुआ में तहसील चरगुआ है मेरी। कुछ 276 आरे जमीन मेरी टोटली नहर में निकली है, जो मेरे पास उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और मिट्टी उठाने के लिए सरकार ने मेरी जमीन ली, जो भी ली हो जिस हिसाब से ली हो, पर उसके मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। और मैं सभी संबंधित अधिकारियों को आग्रह कर करके परेशान हूँ और मेरी को कम से कम 1 महीने के अंदर में सारी शासन और प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि मेरी जमीन मुझे दिलाई जाए। आज आप कहाँ जल सुनवाई है? और नहीं तो मैं परिवार सहित मर जाऊंगा, बिल्कुल चाहे कुछ हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतना परेशान हूँ कि सरपंच और वकील भी है, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ भटकूं। कौन है सरपंच? मैं बिल्कुल गरीब आदमी हूँ। नाम क्या है सरपंच का? विजय कुमार पटेल है, वो सुनवारा का रहने वाला है और वकील भी है। मैं क्या करूँ, वकील है, पैसे वाला है, मैं उसके आगे नतमस्तक हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो मेरे आगे सब कुछ सब जगह से मुझे परेशान कर रहा है। मेरा नाम पूरन लाल कोरी है, मैं ग्राम सुनवारा का निवासी हूँ, पर वर्तमान में मैं जबलपुर में रह रहा हूँ।